चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अमेरिका ईरान इजराइल में युद्ध लगातार जारी है। अमेरिका में आर्मी बेस के ऊपर फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे वॉशिंगटन में आर्मी बेस पर संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं और उसके बाद हलचल फिर से तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान इजराइल और जो अमेरिका है उसके बीच लगातार जंग जारी है। ईरान नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान नहीं माना तो पार्स गैस फील्ड उड़ा देंगे। ये बड़ी धमकी इधर से अमेरिका की तरफ से दी गई है। सऊदी अरब में एक और तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। यानी कुल मिलाकर ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है और कई खाड़ी देशों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए, चाहे वो गैस से जुड़े रिफाइनरीज हों, तेल से जुड़े वहां पर प्रोग्राम्स हों, उन पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये मामला एक बार फिर से बहुत गहरा होता जा रहा है। ये संकट फिर से गहरा होता जा रहा है और अब ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब में एक और रिफाइनरी पर हमले करने की बात आई है। अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है और इसके अलावा अमेरिका के वॉशिंगटन में कई सारे संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। उससे अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। हालांकि डायरेक्टली अभी तक ईरान ने अमेरिका पर हमले नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक ईरान ने सिर्फ अमेरिका के एयरबेसेस को निशाना बनाया है जो बाकी देशों में एस्टैब्लिश हैं, जो बाकी देशों में बने हुए हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के एयरबेसेस बने हुए हैं वहां पर हमले किए गए हैं। लेकिन ड्रोन आने के बाद अब अमेरिका में हलचल फिर से तेज हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने सीधे ईरान को चेतावनी दी है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आज एक बार फिर से ईरान ने 2 बड़े रिफाइनरीज को निशाना बनाए हैं। उसमें गल्फ कंट्रीज पर हमले तेज हैं और इसमें सबसे अहम जो रिफाइनरी है मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर हमला किया गया है जो कुवैत में है। और इसके अलावा समरीफ सऊदी अरब में जो रिफाइनरी है उस पर भी हमला किया है। उसके साथ साथ कुछ और बड़ी रिफाइनरीज हैं जिसको ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। अमेरिका पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब अमेरिका किस दिशा में जाएगा, क्या कदम होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ ऊर्जा संकट खड़ा करना और तीसरी तरफ अब अमेरिका के सामने ये चुनौती है कि क्या इजराइल की तरफ जाएं या डायरेक्टली इस युद्ध में निकल जाएं, प्रत्यक्ष रूप से ईरान से लड़ें। ये कुछ चुनौतियां अभी अमेरिका के सामने खड़ी हैं। उन चुनौतियों को पार पाने के लिए अमेरिका को अब कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे जो इन दोनों के बीच अगर हाथ से हाथ लगती है वो ईरान और इजराइल में लगती है। चलिए फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। रिटायर्ड कर्नल हैं पीयूष अग्रवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बहुत बहुत स्वागत पीयूष जी जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल हैं उमंग कोहली जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत उमंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय दिया। सर पहला सवाल मेरा रहेगा पीयूष जी आपसे, क्योंकि इस वक्त जो संकट बना है मिडिल ईस्ट में सर, इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तनाव भी बढ़ रहा है। तीनों देशों के बीच जबरदस्त हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान भी जो है वो लगातार पलटवार कर रहा है। कई सारे ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस रिफाइनरीज पर जो है वो उसने हमले किए हैं। आज फिर से हमले तेज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर तीनों देशों के बीच ये युद्ध या ये जो हालात हैं ये किस दिशा में जा रहे हैं सर? देखिए, हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया इस चीज को कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन युद्ध को कंक्लूजन पर ले जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। अब अमेरिका का जो एंड गेम था या जो टारगेट्स या गोल्स थे वो थे रजीम चेंज, जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा है कि नियर फ्यूचर में या आने वाले टाइम में आसानी से उनके साथ ईरान की आवाम खड़ी होगी और वो रजीम चेंज कर पाएंगे। जबकि उन्होंने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। एक के बाद एक इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने लारीजानी को मार दिया, आईआरजीसी के हेड्स को मार दिया। सबको उन्होंने ऊपर की इनकी टॉप लीडरशिप पर कहीं पर भी नियर फ्यूचर में रजीम चेंज का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करेंगे, वो भी कुछ, उसमें भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नजर नहीं आया। तीसरी चीज, उन्होंने कहा था कि उनकी आवाम जो है ईरान की बहुत परेशान है और वो चाहती है खुद सड़कों पर उतरकर कि अपने देश के खिलाफ विद्रोह करें, सिविल वॉर हो। ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। तो जो अमेरिका के जो एंड गोल्स हैं वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। और अगर
बड़े ऊपर से पेरिस्कोप ऊपर से देखें इस पूरे युद्ध को, तो ये इस वक्त पूरे युद्ध में ओपिनियंस बड़े बिखर चुके हैं। हम्म। ये युद्ध इजराइल का युद्ध था जिसमें ईरान और इजराइल दोनों की पुरानी दुश्मनी थी, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका कूद पड़ा हाँ। और अमेरिका ने इसको व्यापी रूप दे दिया। और मेरे को तो ये लगता है कि ना तो इस युद्ध में ईरान जीतेगा, ना इजराइल जीतेगा, ना अमेरिका जीतेगा। अगर कोई देश इस वक्त जीत रहा है वो है रशिया। रूस बहुत इस वक्त अच्छी स्थिति में है और वही इस पूरे युद्ध का विक्टोरियस या विजेता साबित होगा। ओके, ठीक है। मैं इसी संदर्भ में सर उमंग जी आपसे भी जानना चाहूंगा। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस युद्ध में ये 3 देश नहीं जीत रहे हैं बल्कि इसमें रूस जीत रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना रहेगा? और साथ साथ अमेरिका की जब बात आती है, भाई अमेरिका तो डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं था लेकिन उसको आना पड़ा, अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जाएगा तो जाएगा कहां? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 3 से 4 साल देखें, यूक्रेन और रशिया युद्ध को भी इसी में शामिल करें, कॉन्वर्सेशन के अंदर लाएं और उसी की ही एक कड़ी माने इसको, और अगर इसको बाहर के कलाइडोस्कोप यानी कि बर्ड्स आई व्यू देखें तो युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं होता है। ओके। ओवरऑल अगर आप देखें तो रशिया का पिछले कुछ सालों के अंदर जितना नुकसान हुआ है मिलिटरीली, क्लाउड वाइज एज वेल एज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनको एक तरह से यूक्रेन के साथ इक्वेट करके देखा जा रहा है, या अमेरिका जो है वो इक्वेशन से बाहर हो गया है और सिर्फ यूरोप और रशिया की बनिस्पत इस लड़ाई को जो है वो देखा जा रहा है। तो ओवरऑल देखें अगर 3-4 साल में तो किसी को भी फायदा नहीं हुआ। युद्ध में कभी किसी को फायदा नहीं होता है, जानी मानी नुकसान होता है। उसके अलावा रिसोर्सेज जो मैनकाइंड को दी गई हैं वो रिसोर्सेज का नुकसान होता है। हाउएवर अगर सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस की बात की जाए और इस युद्ध की बात की जाए और इसको मायोपिक व्यू से सिर्फ रीजन बेस्ड युद्ध की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है। और वो चीन को फायदा इस करके हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होनी थी एआई के अंदर, गल्फ कंट्रीज थी, उसी के ऊपर टारगेट किया गया है। एआई ग्रोथ को और इकोनॉमिक ग्रोथ को यूएस की टारगेट किया गया है। इससे फ्री रन मिलता है चीन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एआई डेवलपमेंट के लिए, अपनी जो है सुप्रीमेसी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर फील्ड्स के अंदर, और बाकी सारी एनर्जी के अंदर भी जो उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, अदर थिंग्स हैं, उनको फुली यूज करने का चीन को भरपूर मौका मिलता है। उसको एक मॉरल हाई ग्राउंड भी मिल गया है ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए इस अटैक के बाद, और ये कहीं ना कहीं चीन यूएस से डील करने की कोशिश करेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर चीन की सुप्रीमेसी जो है वो डेवलप हो जाए। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखेंगे दोनों लड़ाइयों का फायदा मैक्सिमम चीन को होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी भी लड़ाई में एक्चुअली शामिल नहीं था। ठीक है पीयूष जी, क्या वाकई में अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसकी डोमिनेंसी या उसकी जो वहाँ पर चीज़ें रहें, दबाव में रहें वो सारे देश जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, या परमाणु से जुड़ा जो कार्यक्रम ईरान ने शुरू किया था, अमेरिका बार बार ये कहता है कि भाई जो परमाणु अगर ईरान में बनता है, वो तैयार हो जाता है, वो पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकती है। तो क्या ये लड़ाई कुछ चीज़ों पर, कुछ पैरामीटर्स तक सीमित थी या उससे बाहर हो चुकी है? कहाँ की तरफ जा रही है? देखिए, ये जो है अमेरिका की पुरानी आदत है। आप इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका अब तक कई देशों में रेजीम चेंज की कोशिश कर चुका है या रेजीम चेंज कर चुका है। दूसरे इलाके में जाकर अपनी जो एक, जिसे आप, अगर मैं क्रूड शब्द इस्तेमाल करूं, गुंडागर्दी का शब्द इस्तेमाल करूं, उसको करता है और उसको फिर आखिरकार मुंह की खानी पड़ती है। आप 4 जना जो नियर पास में अगर देखें तो अफगानिस्तान से उसको भागना पड़ा, उससे पहले वियतनाम से भागना पड़ा, कोरिया से भागना पड़ा। युद्ध में घुसना अमेरिका की आदत है। और वो क्यों घुसता है, उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। एक तो है आर्म्स लॉबी या मिलिट्री लॉबी, जिसको वो उनका एक सबसे बड़ा बिजनेस है, और दूसरा ये एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करना। अब मिडिल ईस्ट में एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एनर्जी सेक्टर जो है लिंक्ड है डॉलर से। अगर धीरे धीरे दुनिया, अभी हाल फिलहाल हमने देखा था खास तौर पे कोविड के बाद से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, चाइना का एसर्शन हुआ, ब्रिक्स आया, और ब्रिक्स पहले से था पर ब्रिक्स ने अपने आप को एसर्ट किया, तो एक डी डॉलराइजेशन का एक बात होने लगी थी, और दुनिया में सब ये कह रहे थे कि भाई डॉलर ही क्यों,
ओके। हम तेल खरीदते हैं बिल्कुल। डॉलर से ही क्यों खरीदते हैं? और इस चक्कर में अमेरिका ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के तौर पर डॉलर प्रिंट कर करके हाँ। दुनिया भर की एनर्जी अपने कंट्रोल में कर ली थी। बिल्कुल इस वजह से अमेरिका को, यूएस को ये जरूरी था कि वो वहां पर कुछ उथल पुथल मचाए, ठीक है। और वो जबरदस्ती, जबकि ईरान में मेरे को नहीं लगता है कि उसको जो एंड गेम अचीव होगा, उसको ना न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके ठीक अपने सेक्रेटरी तुलसी गबार्ड जी ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आईसीबीएम से खतरा होना चाहिए। तो इसलिए ये कहना कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उनको न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास भी है, न्यूक्लियर वेपन चाइना के पास भी है, जो भी कोरिया के पास भी है, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है तो पीयूष जी। ये हाँ। सारे अमेरिका के दुश्मन हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके ऊपर अटैक कर दो और उनको बर्बाद करने की तरफ बढ़ जाओ। ओके, ठीक है पीयूष जी, मैं आऊंगा आपके पास वापस। उमंग जी, आपके पास भी मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल आप अपने दर्शकों को एक खबर बताएंगे। फिलहाल लगातार हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो जारी है, और इस बीच हमले ईरान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, मैं सीधे उनका रुख करना चाहूँगा। कर्नल पीयूष जी और साथ साथ उमंग कोहली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमंग जी, आपके पास आऊँगा मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका आना तो चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि भाई मैं आते ही हमले कर दूंगा, प्रहार कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुरंत पीछे हट जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के एयरबेसेस को निशाना बनाया है, और अब ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनती हुई नजर आ रही है। सर, इस वक्त अमेरिका की पोजीशन क्या है, अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? ये टिपिकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर एट्रिशन वॉरफेयर वाली फेज चल रही है। हाँ। एट्रिशन वॉरफेयर के अंदर एक साइड थोड़ी सी साइलेंट हो जाती है, लेकिन रुक रुक कर अटैक करती है, मैक्सिमम पॉसिबल एट्रिशन या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये हट के थोड़ा सा एट्रिशन वॉरफेयर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिलिट्री टारगेट्स के अलावा इकोनॉमिक टारगेट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, यहां तक के डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया गया है। मुद्दा साफ है कि यूएस की इकोनॉमी के ऊपर जो है प्रहार किया जाए। इन्वेस्टर्स जितने भी ये हैं गल्फ के अंदर, वो यूएस के अंदर हैवीली इन्वेस्टेड हैं। यूएस अपने बेस बनाए हुए बैठा हुआ है गल्फ के अंदर। एक तरह से दोनों गल्फ नेशंस और यूएस के बीच में खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा। यूएस का इनिशियल गेम प्लान वो नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो वो चाहते थे कि डीकैपिटेशन कर देंगे और सिर्फ बॉडी रह जाएगी और वो दूसरा सर जो है वहां पे लगा देंगे, वो सर जो है वो नहीं लगा पाए हैं। इनफैक्ट मोर फंडामेंटलिस्ट, मोर रिजिड, मोर रेडिकल सुप्रीम लीडर हैज कम ऑन इन पावर, एंड द सेकंड ड्रग लीडरशिप मोज़ेक वॉरफेयर के चलते डिसेंट्रलाइज थी पूरी की पूरी आर्मी। उनके 3 स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ईरान के, वो तीनों स्ट्रक्चर्स डिसेंट्रलाइज्ड हैं और वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। यूएस ने, ईरान ने जिस तरह का वॉरफेयर अभी छेड़ा है, वो वॉरफेयर जो है नॉट ओनली वो वॉरफेयर इस तरह का वॉरफेयर है जिसके अंदर इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी साथ में लाया गया है। उसने क्लियरली गल्फ के और देशों को दर्शाने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खड़ा हो रहा है और ये मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर अटैक है, और ताकि उनकी जो जनता है वो उनके खिलाफ जो है उठ के खड़ी हो जाए। शिया सुन्नी डिवाइड को भी प्ले करने की कोशिश की है ईरान ने। इस तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है जिसके इन द लॉन्ग टर्म यूएस के लिए भी, यूएस इकोनॉमी के लिए भी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी बड़े ही घातक परिणाम होंगे। अच्छा सर, पीयूष सर, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, ईरान पहले से तैयार था ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि भाई जो टॉप लीडरशिप थी उनको मार गिराया गया, जो वहाँ के सेना के बड़े अधिकारी थे उनको मार गिराया गया, तमाम लोगों को जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन उसके बाद भी ईरान की जो रणनीति है वो सही दिशा में जा रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। कई देशों पर हमले, कई सारे रिफाइनरीज पर हमले, कई एयरबेसिस पर हमले। तो क्या ईरान उसके लिए तैयार था? ईरान वॉज रेडी फॉर दैट? बिल्कुल, ईरान बहुत अच्छे से, ईरान की ये तैयारी 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने की नहीं थी। ईरान के पास सफिशिएंट टाइम फ्रेम था। ईरान को मालूम था कि उसको एक ना एक दिन इस मौके का उसको इंतजार था। उसके पास चाइना का सपोर्ट था। उसने अपने आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसे
ड्रोन और मिसाइल्स, उसको पता था कि ये मेरे सबसे काम की चीज होंगी, तो उन्होंने उसकी अच्छा लंबा बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा था। उनको डिसेंट्रलाइज सिलोज में और अलग अलग जगह पर उन्होंने उनको रखा हुआ था। डायरेक्टिव यानी कि उनकी जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरह का था कि अगर टॉप लीडरशिप भी खत्म हो जाए तो नीचे वालों को पता था कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो ईरान बहुत अच्छी तैयारी, बहुत फर्म फुटिंग पे था, और ईरान ने अपनी बड़ी मिसाइलें, शर्जिन मिसाइल वगैरह शुरुआती जो युद्ध के शुरू के दिनों में नहीं निकाली, उसने 15 दिन के बाद उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये बताने के लिए कि भाई मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो कोई एक बूंद तेल निकलने नहीं दूंगा। अब उसने अपने एक और चीज, हुतीज को यमन में एक्टिवेट कर दिया, जो रेड सी वाला जो बदल अरब स्टेट है, वहां पर भी उन्होंने अब एक्शन शुरू कर दिया है। तो वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस लाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। आप देखिए क्रूड ऑयल ऑलरेडी 120 के आसपास पहुंच चुका है। बिल्कुल सर। एलएनजी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि यहां तक कि अमेरिका ने भी इजराइल को के खिलाफ थोड़ा सा, इजराइल के खिलाफ, दोनों युद्ध साथ लड़ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ कि भाई आपको साउथ पार्ट में अटैक करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उसका रिटेलिएशन ये हुआ कि ईरान ने कतर में सबसे बड़ा एलएनजी जो डिपो था उसको, उसके ऊपर धमाका बोल दिया। अब और बड़ी चीज ये हो रही है कि नेटो कंट्रीज जितने हैं सारे बिखर चुके हैं, कोई आज अमेरिका के साथ नहीं है। तो प्रॉब्लम अभी बढ़ेंगी। क्या है कि अब ये जब युद्ध में घुस जाते हैं, विड्रॉल या निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप खुशकिस्मत समझिए कि हमने जब ऑफ सिंदूर हुआ था 4 दिन के अंदर मौका देखकर युद्ध विराम कर दिया था, नहीं तो इजराइल हमास का युद्ध आज भी जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। हाँ सर। रशिया यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, वो भी अभी तक चले जा रहा है, तो उसका कोई एंड नहीं आ रहा है और एंड रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो अमेरिका जैसा देश जब भी युद्ध में घुसे या कोई भी देश, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या। सिर्फ युद्ध में घुसना, गुत्था करना से शायद एंड गेम हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है उमंग जी, क्या ट्रंप की कुछ गलत नीतियां अब अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं? अमेरिका इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेगा? अब रास्ता क्या बचा है? यस, उनकी जो है वो कुछ नीतियां तो बिल्कुल भारी पड़ रही हैं। इसके अंदर इजराइल का लेकिन मेन रोल है। जिस दिन 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, उसी दिन में भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सब्सिक्वेंटली जब उनको मौका मिलेगा 1, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर ईरान के ऊपर पक्का अटैक करेंगे। इनिशियली ये रिपोर्ट्स थी कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट रही है हमास के अटैक के अंदर जो इजराइल के ऊपर हुआ था। तो इजराइल का तो मुद्दा क्लियर था कि जिन्होंने भी, चाहे वो आगे हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे वो पीछे से कठपुतली की तरह चला रहे हो, वो उन सबके ऊपर हमला करेगा जिसने भी 7 अक्टूबर का हमला किया है। अब अमेरिका उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन था और ट्रंप को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। और करने के बाद भी उन्होंने अपनी जो है शक्ति ज्यादा आंकी। वो वेनेजुला से और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने सोचा ये सत्ता परिवर्तन करना शायद इतना ही आसान है। ही वॉज रॉन्गली ब्रीफ्ड आई थिंक बाय इजराइल ऑल्सो। इजराइल ने भी उनको उनकी शक्ति का जो है जरूरत से ज्यादा आंक के उनको बताया, और उन्होंने सोचा ये मैक्सिमम अगर 3, 4, 5 हफ्ते चलेगी भी तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो दूसरी सत्ता को ला देंगे और रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगी जो लोग तबाह हुए होंगे, और ये पूरा का पूरा 1 महीने में सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ऑल फेजेस ऑफ वॉर विल बी क्लोज्ड विद इन। हाउएवर अभी जो है 16-17 दिन होने को आए हैं। द वॉर हैज, ईरान की तरफ से वॉर हैज जस्ट अबाउट स्टार्टेड। जो कर्नल साहब बोल रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि वो ये लड़ाई जो है बड़े स्टेज्ड, स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रेटेजिक मैनर में ईरान ने लड़ी है। उन्होंने इसकी तैयारी कई सालों से की है। उन्होंने इस तरह की मिसाइलें ईजाद की हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉन्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती, टनल से ही वो फेंकी जा सकती हैं। उन्होंने ड्रोन्स को उनको इंटरमिटेंटली बहुत ब्यूटीफुली मिक्स किया है। ड्रोन्स, काफी सारे ड्रोन्स फेंकने के बाद बीच में एक सुपरसोनिक मिसाइल फेंकते हैं जिससे मैक्सिमम एट्रिशन होता है। और उनकी बाकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी एब्सोल्युटली क्लियर रही है। उन्होंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे के सारे बेसिस के अंदर, 12-13 बेसिस के अंदर, 12-13 कंट्रीज के अंदर साइमल्टेनियसली अटैक किया है, जिससे ऑयल के प्राइसेस एंड ऑल अदर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन यूएसए के अंदर बढ़ती जा रही है। आज रेट जो है उसको नहीं घटा पाए वहां के फेड के चेयरमैन, एंड इसकी वजह से
उनकी जो है इकोनॉमी स्लो होने का भी खतरा है, रिसेशन में जाने का भी खतरा है। अब आपका सवाल कि वो यूएसए इससे कैसे निकलने का एक ही तरीका है कि वो तुरंत जो है खुद सीज फायर घोषित करें और बैक ट्रैक करें, पीछे चले। इसमें एक हार्म है कि ईरान मॉरल विक्ट्री घोषित कर देगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा खामियाजा जो उनको हो सकता है आने वाले दिनों में, वो रुक जाएगा। अगर वो फुट ऑन ग्राउंड भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ी कैटास्ट्रॉफी और कोई नहीं हो सकती। अगर वो कोई आइलैंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या यूरेनियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। इससे बड़ी मिस कैलकुलेशन नहीं हो सकती, बिकॉज दिस विल बी अ मेजर एस्केलेशन एंड इट कैन स्पाइरल इनटू एनीथिंग। ठीक है सर, एक छोटा सा जवाब मैं पीयूष जी आपसे जानना चाहूंगा। ईरान क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, लीडरशिप खत्म हो गई है, नुकसान भी काफ़ी हुआ है, हथियार भी काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। क्या ईरान की ये स्ट्रेटजी बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में भी, या ईरान पीछे हटेगा? अभी उमंग जी कह रहे थे कि भाई अमेरिका को अब कदम उठाना चाहिए, सीज फायर कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ईरान और अमेरिका के दोनों देशों में कोई एक पीछे हटेगा? नहीं, बिल्कुल भी ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ओके। आप देखिएगा, अमेरिका को ही दुनिया का दबाव पड़ेगा और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। ओके। और जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस, नेटो, ये छोटी मोटी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी मोटी कह रहा हूं मैं, छोटी मोटी से मतलब क्योंकि इनकी इस युद्ध में और पिछले कुछ युद्धों में रेलेवेंस बहुत खत्म सी हो गई है, ना के बराबर रही है। ठीक। और ये भी आज आप देखिए, यूरोप, यूके ने पहले मना कर दिया था, स्पेन ने मना कर दिया था, और उसके बाद एक एक करके यूरोपियन कंट्रीज ने इस युद्ध में हिस्सा बनने से मना कर दिया था। यूके ने तो ये तक कह दिया था कि मैं अपने बेसिस तक आपको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अमेरिका को रियलाइज होगा कि हाँ। कोई देश उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है, हाँ। और उसको एक टैक्टिकल रिट्रीट, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करना पड़ेगा, सीज फायर घोषित करना पड़ेगा। हाँ। और वो दिखाएगा कि मैंने मॉरल विक्ट्री हासिल कर ली है, मैंने उनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर ली है। वो अपना कुछ भी कहता रहे, पर अमेरिका के लिए फायदेमंद ये होगा और दुनिया के लिए फायदेमंद ये होगा कि अमेरिका इससे रिट्रीट करे। बिल्कुल। और लेट इट बी ए वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हाँ। मेरे पास समय थोड़ा कम है जी। हाँ। समय थोड़ा कम है, बहुत माफी चाहूंगा पीयूष जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। उमंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत कीमती समय हमारे साथ साझा किया और मिडिल ईस्ट में जो संकट इस वक्त बना हुआ है उस पर बातचीत की, और साथ साथ ये भी समझाया लोगों को कि आखिर इससे पूरा आने वाले दिनों में क्या कुछ बनने वाला है। हालांकि अगर संकट गहराया तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, ऊर्जा रिसोर्सेज में काफ़ी कमी हो सकती है, उसके अलावा बाकी नुकसान होने की भी संभावना है।